सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारे इस क्लास में आज बेस्ट एमसीक्यूज़ की जो मैंने बात कही थी वो करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ जाइए और वो क्वेश्चंस जो वास्तव में आज आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए कि लाइव आ जाएं, लोग लाइव आ जाएं सभी लोग। सभी लोग अपने क्लास को ज्वाइन कर लें। हमें लगता है लोगों तक मैसेज जो है वो नहीं पहुंच पाया है, तो प्लीज़ कन्वे करिए। चलिए ठीक है, जो 2-3 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं आए हैं लाइव। मैसेज मैंने डाल दिया है ग्रुप में, तो लाइव आइए, फटाफट क्लास शुरू करें। सभी लोग ज्वाइन कर लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। देखिए धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, फटाफट बढ़ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए क्लास को। कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा और क्वेश्चन का जवाब देने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो सभी को एक बार सादर नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं उन क्वेश्चंस की राह जो वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो PYQ PGT केमिस्ट्री MCQs जवाब आपको देना है, मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको, और यही मेरा उद्देश्य रहता है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं भरसक पूरी कोशिश करूंगा। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग लाइव आ चुके हैं? अभी कम लोग हैं, जल्दी से करिए फटाफट। चलिए जब आप शुरुआत कर लेते हैं इन 50 क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरी वॉइस शायद आ रही है अनमोल, प्लीज इंडिकेट करिए कि सर आपकी वॉइस आ रही है। मेरी वॉइस आप तक आ रही होगी, बताएं। ठीक है। At 25 degree Celsius, the highest osmotic pressure is shown by, दीक्षा जी प्रणाम,
At 25 degrees Celsius temperature, the highest osmotic pressure is shown by 1 molar solution. 1 मोलर सॉल्यूशन अगर लिया जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन इसमें जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा। यानी आई की वैल्यू कहाँ ज़्यादा आएगी, आई की वैल्यू नंबर ऑफ, यहाँ पर आई की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आएगी। तो जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई की आएगी वही ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोलर का ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। क्यों भाई, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन किसी दूसरे कंपटीशन का नहीं है, ये सभी क्वेश्चन पीजीटीज के हैं, ये सभी क्वेश्चन पीजीटीज के हैं, ये भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने PYQ इसी लिखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। न मानो तो अनसोल्ड पेपर उठाओ और देख लो, आपको पता लग जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पीजीटी PYQ है, पीजीटी का PYQ है। तो द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये T1 मान लो, और ये टेम्परेचर T2 मान लो, इसमें 273 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0, या 9 2 11 12, ये 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, और ये आपका 300 हो गया, 300 हो गया। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वी आर एम एस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 3RT1 अपॉन m हो जाता है, यानी कि अंडर रूट 3R और T की वैल्यू रख दीजिए आप T1 की 300 डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर मास m रख दीजिए, और VRMS2 की वैल्यू रख दीजिए 3RT2 अपॉन m रख दीजिए, तो ये अंडर रूट आ जाएगा आपका 3R 1200 बटे m। और पूछा है गैस के लिए, पूछा है उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, V2 अपॉन V1 कर लीजिए, V2 अपॉन V1 वही VRMS अपॉन, तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1200 अपॉन 300 हो जाएगा, 1200 अपॉन 300 हो जाएगा, और ये काट दीजिए, 3 चौको 12, यानी कि √4, और √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगा, डबल गेट्स डबल्ड। ठीक है ना जगमोहन जी, समझ में आया कुछ आपको। ये भी पीजीटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जगमोहन जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुका क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नंबर नहीं पड़े हैं, नंबर जो है वो स्कैन नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप थर्ड कर लीजिए जी। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बाकी और भी लोग जो इस नए आए हुए हैं, ज्वाइन किया है क्लास, वो लोग भी जवाब दीजिए। जवाब अगर आप देते रहेंगे तो जरूर आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पर यहाँ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। The BCl3 is planar molecule whereas the NCl3 is pyramidal। देखो BCl3 के पास में अगर हम देखते हैं तो BCl3 प्लेनर ट्राइगोनल है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। जबकि इसके केस में अगर आप नोट कर पा रहे हो तो भैया इसके केस में एक लोन पेयर यहाँ पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो BCl3 हैज नो लोन पेयर, ठीक है, बट NCl3 हैज ए लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल वाला, डी ऑर्बिटल ऑप्शन नहीं है, डी ऑर्बिटल का तो कोई लेना देना इसमें है ही नहीं, डी ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं। इसमें एक्चुअली में बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, वेस्पर थ्योरी लगेगी,
इसमें बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये वेस्पर थ्योरी का एग्जांपल है, VSEPR वेस्पर थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन द रिएक्शन I2 प्लस I नेगेटिव, I2 प्लस I नेगेटिव, I3 नेगेटिव, द लुईस बेस इज, यानी लुईस बेस इसमें से कौन सा है। देखो लुईस बेस का मतलब हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वही लुईस बेस कहलाएगा। तो जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब थर्ड होना चाहिए, यानी कि ये वाला जवाब इसका बेस्ट जवाब है, यही लुईस बेस है। जबकि अगर हम I3 नेगेटिव देखते हैं तो यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है लोन पेयर की, लोन पेयर की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हो जा रही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी मैं सभी क्वेश्चन पीजीटीज में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइए। मैं तो कहता हूँ इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल दाग दीजिए, बिल्कुल दाग दीजिए, समझ गए ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और आईएससी बोर्ड का, ऐसा भी कह सकते हैं कि आईएससी बोर्ड का जिन लोगों ने पढ़ा रखा है, आईएससी बोर्ड का जिन लोगों ने पढ़ा रखा है वही इसका जवाब सही देंगे। आईएससी क्लास 12th जिन लोगों ने पढ़ा रखा है वही जवाब देंगे। देखिए सीमा जी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हॉल्स प्रोसेस जो है वो प्यूरिफिकेशन का नहीं है, ये हॉल्स हॉल्स हेरलॉट प्रोसेस प्यूरिफिकेशन का है। ये तीनों प्रोसेस, ये बेयर्स प्रोसेस और ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है, ये भी कंसंट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये हॉल्स हेरलॉट प्रोसेस ये प्यूरिफिकेशन का है, ये भी प्यूरिफिकेशन का है। लेकिन हुप्स एक्चुअल में सबसे बेस्ट प्रोसेस जो है वो हुप्स प्रोसेस माना जाता है। हुप्स प्रोसेस ये आपको मिलेगा। हॉल्स एंड हेरलॉट होता तो ये आंसर हो जाता, ये हॉल्स एंड हेरलॉट प्रोसेस अगर होता तो ये आंसर हो जाता। लेकिन हुप्स प्रोसेस अगर आप देखोगे तो ये बेस्ट प्रोसेस माना जाता है और ये आईएससी की बुक में दिया हुआ था पहले, अब नहीं है, अब तो सिलेबस बदल गया है। ओल्ड आईएससी की किताब उठाइए, उसमें देख लीजिए, मेटलर्जी के चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि ये हुप्स प्रोसेस को यूज करते हैं या फिर हॉल्स एंड हेरलॉट प्रोसेस यूज करते हैं। समझ रहे हैं सीमा, सीमा भूमि, दीक्षा, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो समझ रहे होंगे। गैमेक्सीन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ गैमेक्सीन, गैमेक्सीन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, जी बोलिए। गैमेक्सीन, गैमेक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, जल्दी बताइए। नन, बिल्कुल सही। देखिए गैमेक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, गैमेक्सीन 666 होती है, C6H6 और Cl6, इसको 666 भी बोलते हैं, इसे लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, इसे BHC के नाम से भी जानते हैं, ये सब नाम है। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है।
इसमें जुड़ता है, और जब ये जुड़ेगा तो इसका मतलब बॉन्ड हटेगा, ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ता है, और इसके बाद ये कंडीशन बन जाती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। बेंजीन में जब जोड़ेंगे तो बॉन्ड हटा दीजिएगा, तो ये आपका फार्मूला बन करके आ जाएगा, नहीं तो बैलेंस ही बिगड़ जाती है। ठीक है, वो इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए आंसर आपका फिर ये वाला फोर्थ आ जाएगा, नन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन समझ में आई मेरी बात? नहीं। और ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। पहले याद होगा आपको, जो लोग एजेड हैं वो तो जानते होंगे कि गैमेक्सिन की दवाई पहले घरों में छिड़की जाती थी, पेड़ों पर छिड़की जाती थी, जिससे कि उसका इन्फेक्शन हो जाता था, जो इन्फेक्शन इंसेक्ट के द्वारा होता था वो कंट्रोल हो जाता था, ऐसे कहें। In phase diagram for the pure water, P is a point where ice, water and vapor coexist in the equilibrium. What is the degree of freedom at P? P पर degree of freedom क्या हो जाएगा? यानी कि in phase diagram for the pure water, P is a point where the ice, water and vapor सभी को एग्जिस्ट कर रही हैं, और जब सभी चीज़ें को एग्जिस्ट करेंगी तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल करके आएंगी। तो बता रहे हैं सभी लोग, आंसर जो दे रहे हैं वो आंसर आपका कितना आ रहा है, वो आपका 0 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 ही आएगा क्या? फार्मूला बताओ भूमि, फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ, चलिए आपसे थोड़ा डिस्कशन भी करना जरूरी है। फार्मूला बताएंगे क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बताएंगे? F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, बिल्कुल सही। F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, बिल्कुल सही है जय, वेरी गुड, नाइस। अब आप ये बताओ कि अगर आपके सामने ये कंडीशन दिखाई दे तो आप कैसे वैल्यू कैसे पुट करोगे? वैल्यू पुट करके दिखाओ, वैल्यू पुट करके दिखाओ। वैल्यू पुट करके दिखाइए जल्दी से, इसमें बहुत सोचना नहीं है, इसमें बहुत सोचना नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट यहाँ पर एक ही है, कंपोनेंट यहाँ पर एक ही है, और फेजेस कितनी है, 3 है, और ये 2 है, तो ये टोटल आपका 0 आ गया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। मैं आपसे डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात भी कुछ क्लियर हो जाए। भाई कंपोनेंट तो वाटर ही है ना, कंपोनेंट वाटर है, अगर वाटर कंपोनेंट हो गया, वन कंपोनेंट। फेजेस आपको 3 दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ऐसे ही तरीका होता है सीखने का, यही तरीका होता है सीखने का। तो हम आपसे आगे कंटिन्यू बात करेंगे, और अब हमारी बात हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब नंबर में डालना भूल गया हूँ, तो नंबर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। नंबर अब इसकी पीडीएफ तो नहीं पढ़ पाएगी, 6 हो गया, चलो डाल देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
क्वेश्चन का जवाब, द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज सेम एज दैट ऑफ द ऑक्सीजन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो ऑक्सीजन की SO2 मॉलिक्यूल की सेम है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर VRMS हमें जो है सबसे पहले टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर निकालना है रूट मीन्स, तो ये हो गया आपका 3 और यहाँ पर आ जाता है आप टेम्परेचर हो गया आपका 300। यहाँ मोलर मास कितना है? मोलर मास आपका 32 रख दीजिए, 32 रख दीजिए। डी आ रहा है भूमि, डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना है। तो यहाँ पर 3R इंटू 300 अपॉन ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड का 64 हो जाता है। ये कैंसिल और 32 दूनी 64, यानी कि अगर हम इसको दोनों को वेलोसिटी को सेम कर दें, बराबर कर दें, इक्वेट कर दें, तो इक्वेट का मतलब हुआ कि 300 अपॉन हो जाएगा आपका 32, 332 हो गया, इंटू इंटू हो जाएगा आपका ये नीचे आ गई 64 डिवाइडेड बाई 300, तो ये हो गया 2 टाइम्स हो गया। और ये आपका तो लगभग गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई? वेलोसिटी सेम है तो बराबर अच्छा इक्वल हो जाएंगी, सॉरी इक्वल हो जाएंगी। चलो जगमोहन जी ठीक कह रहे हैं आप, यानी कि 3R 300 अपॉन हो गया 32 इज इक्वल टू 3R इंटू टेम्परेचर हमें पता करना है। यहाँ 300 हमने गलत रख दिया है, टेम्परेचर हमें पता करना था, सॉरी तभी आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पर आ गया आपका 64, तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स कट गया और ये कट गया, ये कट गया और ये 2 टाइम, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। 600 600 ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जर्मेनियम इज प्यूरिफाइड बाई, जर्मेनियम इज प्यूरिफाइड बाई, जी बताइए। नाइन्थ वाला क्वेश्चन बताइए, नाइन्थ वाला बताइए। जर्मेनियम इज प्यूरिफाइड, वैन आर्कल टी वोर्स मेथड, बिल्कुल सही है, वैन आर्कल मेथड के द्वारा ही ये काम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, वैन आर्कल। जर्मेनियम है भाई, जर्मेनियम इज प्यूरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग आपने पढ़ा होगा, वो जिरकोनियम में होता है। सीमा बताइए, मेटलर्जी में आपने पढ़ा है जिरकोनियम होता है, जिरकोनियम, जेडन नहीं होता है, जोन रिफाइनिंग में जिरकोनियम होगा। हाँ जिरकोनियम जेडार होता है, जेडार, बिल्कुल सही, जिरकोनियम है।
चलो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लो। वैन आर्कल में जिरकोनियम है और जर्मेनियम में जोन है। हाँ वो हाँ हाँ सॉरी, सही कह रहे हैं जगमोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, यू आर 100% राइट। ये वैन आर्कल मेथड जो है ये जिरकोनियम में है, ZR, और ये जर्मेनियम है। वो जर पढ़ने में गलती होने के चांस की वजह से ये गलती आपसे हुई, हमसे भी हुई, इसको इम्प्रूव करिए। बिल्कुल सही, 100% श्योर, है ना। जोन रिफाइनिंग में आंसर लगा लीजिए जर्मेनियम। वो ऐसे वाला प्रोसेस है ना जो हीटर्स लगाते हैं, है ना, इसका जर्मेनियम। बिल्कुल सही, नहीं नहीं बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें हीटर लगाते हैं, मूव कराते हैं हीटर्स को, जोन बनाता है, इम्प्योरिटीज हैज़ द ग्रेटर सॉलिबिलिटी वाली कंडीशन आती है, याद होगा आपको। चलिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं 10 बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, बोलिए। देखिए, मैच मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। आप लोग, हम लोग यहाँ मैच करके बाद में आंसर लिख लेते हैं। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। ठीक है, अब हेल वोलार्ड जेलेंस्की में अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड यानी कि ए का 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक जगमोहन जी, सही कह रहे हैं आप, ए का 1 हो जाना चाहिए। बी का रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, बी का 4th हो गया, बी का क्लेजन कंडेंसेशन, तो ये प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हो जाए तो ये 2 हो गया, और ये आपका एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में डी हो गया, यानी कि डी का 3rd हो गया। तो ये आया 1423, आंसर आएगा 1423, 14121423, तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, 1423 तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, गलती हुई क्या। 1243 दे रहा है, बी का 2 है। ओहो, ये यहाँ पर ये सही करिए, ये सही करिए, ये गलती हुई है। यहाँ पर 2 आएगा, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका सी में आएगा 4, ये वाला सी का जो ऑप्शन आएगा ये 4 आएगा, और बाकी तो सही थे ऑप्शन। डी का आपका 3rd हो जाएगा, ये वाला तो है ही 3rd, बाकी तो ठीक ही थे, बस केवल ये इंटरचेंज हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही होगा जी, सही कह रहे हैं, कोड हमारा ये सही हो जाएगा जी। तृप्ति जी वेरी गुड, शाबाश। चलिए बहुत ही अच्छा सीरीज आपका चल रहा है, और आप इसको कंटिन्यू, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। 11वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जी, बताइए 11th क्वेश्चन बताइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात बहुत ज़रूरी है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। जी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए,
अगर हम लोग D100 के लिए निकालते हैं तो आपका फार्मूला है A/√h² प्लस k² प्लस l², मतलब A/ यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, मतलब यहाँ A आ जाएगा। इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाले में क्या होगा, इस वाले के लिए A/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो A/√2 हो जाएगा। और इसके वाले के लिए A/√3 हो जाएगा। तो फिर आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, सही है? बिल्कुल बताइए, सही है ना? जी बताएं आप लोग। जो लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है वो लोग जरूर जवाब दीजिए, और मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए भरपूर हो। सभी चैप्टर्स लगातार मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कशन मैंने कर दिए हैं, और उम्मीद है कि सभी चैप्टर आप रिवाइज कर भी रहे होंगे। लाइव सेशन में फोल्डर में जाइए और लाइव सेशन के फोल्डर में जो पुराने चैप्टर्स पढ़ा दिए उनको रिवाइज करिए। यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैन डर वाल कांस्टेंट क्या होगी? भाई फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P प्लस, भाई वैन डर वाल गैस इक्वेशन P प्लस AN² अपॉन V², और यहाँ पर V माइनस बी इज इक्वल टू NRT हो जाता है, NV कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, A इज इक्वल टू हो जाएगा P/V² अपॉन N²। तो ये फिर फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी यूनिट निकालते हैं तो आप चेक कर लीजिए, P हो गया एटमॉस्फेयर में, इनटू वॉल्यूम आपका लीटर स्क्वायर हो गया, नीचे मोल की पावर 2 है, ऊपर आएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर लीटर, एटमॉस्फेयर, और आपका हो गया पर लीटर, सॉरी ये V मल्टीप्लाई में है ना, V इज इक्वल टू हो गया, और ये आपका मोल -2, तो ये वाला प्लस में कर दीजिए, बाकी ठीक। ठीक, सही है, उसे सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर। यहाँ बिल्कुल सिंपल मेथड है और आराम से कैलकुलेशन हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है? ठीक है ना? आपने और ये देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है यूपी पीजीटी में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आप ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है, और ये यूपी पीजीटी का फेमस है, यूपी पीजीटी में ही आता ही है, बाकी किसी कंपटीशन में ये नहीं देखा गया है जनाब, नहीं देखा गया है। यानी कि अगर हम गिब्स डोहम इक्वेशन देखते हैं तो गिब्स डोहम ऐसे भी लिखी जाती है, यानी कि सिग्मा यू म्यू आई और एन आई ऐसे भी लिखते हैं, या फिर सिग्मा म्यू आई डी म्यू आई भी लिखते हैं, और साथ में हम सिग्मा म्यू आई डी एन आई भी लिखते हैं, यानी कि सब तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। तो इसका मतलब है कि इसके सभी पॉइंट सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये आपको पुराने अनसोल्ड में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने भी दिया था, मैंने भी दिया था शायद टेस्ट में, याद है आपको? आपने अगर टेस्ट दिया है तो उसमें दिया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जी टेस्ट में दिया था, अगर आपको याद आ पा रही हो तो। यानी जो बीटा बनता है अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल, यानी कि अगर हम यहीं पर छोड़ते हैं तो सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनता है, और यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो ऑल बन जाता है। ठीक है, तो जो बीटा वाला हाई टेम्परेचर पर बनता है और अल्फा वाला लो टेम्परेचर पर बनता है, बस इतना याद रखना। अल्फा लो टेम्परेचर पर बनेगा, अल्फा लो टेम्परेचर पर बनेगा, और बीटा जो है वो हाई टेम्परेचर पर बनेगा। इतना अगर याद रहेगा तो लो टेम्परेचर पर T2 लो होगा, ये लो टेम्परेचर होगा, और ये वाला हाई टेम्परेचर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट है। क्यों भाई? भावना सारस्वत
क्लास कैसी लग रही है? अगर आप इस क्लास में ज़रा भी इंटरेस्ट आपको हो तो एक बार बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर, क्लास में क्वेश्चंस पुराने हैं, पीवाईक्यू हैं, और पीवाईक्यू पहचानने में आपको सर तकलीफ भी इसलिए नहीं होगी कि पढ़ रखा होगा आपने और बहुत सारे मॉडल पेपर्स भी लगाए होंगे आपने। मॉडल पेपर्स भी लगाए होंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमें भी अच्छा लगता है जब आपको कोई कमेंट करता है तो आपको अच्छा लगता होगा ना, तो हमें भी वही चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि भाई हमें भी कोई कुछ बोले, जैसे आप उम्मीद करते हो कि आपको कोई बोले कि यार कितना बढ़िया है, तो ऐसे हमें भी अच्छा लगता है जी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चले आइए। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। फिनॉल पर कंफ्यूजन है, फिनॉल पर कंफ्यूजन है। जरा एक फोन आ रहा है, पूछे किसका है, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, हेलो, जी सर भाई। 15 का डी होगा। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक is greater than copper, while second ionization potential of copper is greater than zinc, because in copper second electron is removed from completely filled d orbital, while zinc the second electron is removed from s orbital। बिल्कुल सही कह रहा है क्या भाई? जिंक का पहला इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, बिल्कुल राइट है। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। अगर हम कंफ्यूजन ना मिटाएं तो देखो 29 होता है ना, तो यहाँ पर आपका आर्गन हो गया, और आपका 3D कॉपर में 3D 10 4s1 हो जाता है, 4s1 आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम जिंक का देखते हैं 30 का, तो आर्गन हो गया और 3D 10 हो गया, 4s2 हो जाता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। ठीक है, तो जिंक का ज़्यादा इसलिए है और सेकंड कॉपर का जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा? डी में से। यानी इन कॉपर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सही लिखा है ना? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपके सामने है। फंक्शन साई स्क्वायर इन श्रोडिंगर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस दैट इट रिप्रेजेंट्स। 16वां क्वेश्चन है, हमने 17वां लिख दिया। 15 क्या, सॉरी 16 ही था, ठीक है 16 ही है, कोई बात नहीं। अब जो मैंने लिखा उसी का जवाब दीजिए, है तो ये 16 ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे आपको जानकारी के लिए बताऊं, साई इज द वेव फंक्शन, साई इज द वेव फंक्शन
वेव फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी है। साई इज द वेव फंक्शन एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ये होती है ना। और इसी तरीके से अगर आप साई स्क्वायर देखो तो क्या साई स्क्वायर एम्पलीट्यूड नहीं है? क्या साई स्क्वायर जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं है? एम्पली एम्पलीट्यूड नहीं है। क्या ये रॉन्ग है या राइट है? आपने जो जहाँ पर से भी आपने इसे पढ़ा है वहाँ पर शायद इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया, ये केवल उन्होंने किताब में दे दिया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अब बताओ इसमें से साई और साई स्क्वायर क्या है? कराया था ना मैंने। साई जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, जबकि साई स्क्वायर जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है। साई स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए आंसर। यहाँ आंसर 1 आना चाहिए। आपको मैंने कई बार ये क्वेश्चन शायद कराया भी है, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको, अगर आप इसे याद कर पा रहे होंगे तो। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, चेक भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, क्या है? चलिए 18, हम 18 डाल रहे हैं, क्वेश्चन जो भी हो। 17 हो गया तो 18 हो जाएगा। जी, de Broglie equation of for wavelength lambda associated with a particle of mass m is C. Lambda is equal to h upon m into b. चलिए इसको मैच करिए, मैच करिए, क्या मैच आएगा इसका? मैच करना है आपको उसमें से। ये वाला जो है ये इसके सामने वाला ही राइट है। मैच फर्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो इसका ये होगा ना, इसका ये वाला होगा, इसका तो यही होगा, चलो मिला लेते हैं। इसका ये होगा, इसका ऑक्टाहेड्रल का ये होगा। ये ट्राइगोनल सही मिलाइए, ए का मिलाइए, ए का भूमि मिलाइए आंसर। ये तो क्यूबिक का नहीं है, ज़्यादा वैल्यू है ना, ये ज़्यादा वैल्यू है। डी होगा, चलिए ठीक, ए का आपने ये मिला दिया, सही है। अब बी का बताइए, बी का बताइए, बी का टेट्रागोनल है, ठीक। बी का आपका टेट्राहेड्रल हो गया। सी का आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही। और ये आपका हो गया क्यूबिक, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका जो जवाब आना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए ऑक्टा का सी होगा। सही मिलाया है मैंने, सही मिलाया है मैंने,
सही मिलाया है, तो आंसर नंबर शेर ये आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्रीति जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यार, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार आया है एग्जाम में। एग्जाम पीजीटी फेमस क्वेश्चन है, पीजीटी फेमस, इसे आप पीजीटी फेमस क्वेश्चन कह सकते हो। पीजीटी फेमस एमसीक्यू माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। जी बताइए। हरिओम। क्ले एक क्लिप्रियन इक्वेशन है, और क्लिप्रियन इक्वेशन कौन सी है आप आसानी से हमें बता सकते हैं कि दिस इज क्लिप्रियन, बिल्कुल 19 का ये राइट है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वी माइनस, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सही। आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है, और आप वाकई में पीजीटी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन होगा। निश्चित है, सिलेक्शन फाइनल कर दिया मैंने आज ही फाइनल हो गया, सिलेक्शन डन है। यूपी पीजीटी क्रैकर्स बोले जाओगे आप लोग, पटाखे हो, यूपी पीजीटी के पटाखे हैं सर ये। हा क्या जलवा है। इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव चेंजेस, तो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव चेंजेस, बताइए। डिफरेंस इज मास नंबर डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ता है, यानी कि 338, 238 माइनस 206 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 बचा, और यहाँ पर 3, 4 अट्ठे 32, 8 आ गया, और बीटा पार्टिकल आ जाएंगे 2 इंटू 8 माइनस माइनस 90 माइनस 82, मतलब ये आ गया 8, तो 16 माइनस 8 बराबर 8। ये डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर हो गया, 16 आना चाहिए, ये थर्ड आना चाहिए आंसर। अल्फा 8 आएंगे, बीटा 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, तो ये सी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। सही है, बढ़िया है ना क्वेश्चन प्रीति वर्मा जी। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आज एक मैंने वीडियो डाली है, उस पर जाकर के एक बार कमेंट करिए। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो पहले एनर्जी देखना पड़ेगी। क्रिस्टल फील्ड यानी कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है।
तो एनर्जी का मतलब यहाँ पर ई का मतलब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात होती है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन इज, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ए आएगा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में देख लो, जब चैप्टर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का वो कोऑर्डिनेशन जब खत्म हो तो उसके बैक वाले पन्ने पे दिया हुआ है। ये वाला जवाब दीजिए जरा। इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, efficiency of the heat engine is given by, efficiency of the heat engine is given by, जी बताइए। ए होगा, सही है 22, ठीक, शाबाश। नंबर डाल देते हैं। 19, ये हो गया आपका 20, इक्कीस, क्या कह रहे हो? यही नहीं समझ आ रहा कि T1 माइनस T2, नहीं, T2 माइनस T1 होता है। अगर यहाँ पर T2 माइनस T1 करोगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस T1 अपॉन T2 कर सकते हो आप, इसे एक ही बात है, ठीक है। इसको कॉमन ले लो तो यार T2 आ जाएगा, फिर ऑलरेडी ये आ ही जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि W अपॉन Q भी दे रखा हो तब भी आप इसे 1 माइनस T1 अपॉन T2 कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन भी बताइए। Which one of the following represent the Schrodinger's wave equation? Which one of the following represents the Schrodinger's wave equation? बिल्कुल सही, राइट। एग्जैक्ट डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ये भी पीजीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर आपने कई बार एग्जाम दिया है तो ये भी पीजीटी का फेमस क्वेश्चन में ही आता है, फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आता है ना। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ऐसे करके भी इतना हिस्सा जो है वो लैप्लेसियन ऑपरेटर है ना, डेल स्क्वायर साई, इससे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसको। डेल्टा स्क्वायर बोल देते, नहीं बोल देते हैं। वैसे कायदे का रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, लैप्लेसियन ऑपरेटर। विच वन ऑफ बोराजाइन और बोराजोल अमंग द फॉलोइंग, इसमें कौन सा बोराजाइन है या बोराजोल है, कौन सा है बताइएगा। विच वन ऑफ द बोराजाइन और बोराजोल अमंग द फॉलोइंग। ए होगा, बिल्कुल सही, राइट, ए ही होगा। बी एन बी एन बी एन, ठीक है, एच 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 एच, बी एच बी एन, यहाँ सी लग गया है ना, ये गलत हो गया। यहाँ एन एन लग गया दो जगह, यहाँ कार्बन लग गया है, ये भी गलत। यही सही, ए ही सही है। हर जगह बी भी है, यानी कि B3 भी है, N3 भी है, और एच जो है वो 6 है। सही है। बहुत ही सुंदर आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास वाकई में सराहनीय है। फेरोसिन इसमें से कौन सा है, फेरोसिन कौन सा है, विच वन इज फेरोसिन, विच वन इज फेरोसिन। यानी अगर आपको याद आ पा रहा हो तो ऐसा ही तो होता है स्ट्रक्चर। यही तो स्ट्रक्चर होता है अगर आपको याद आ पा रहा हो। बिल्कुल सही, सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही, सैंडविच, बिल्कुल राइट। तो आज मैंने भी आपको 25 करा दी है, रिमेनिंग कल कर लें 25, अगर आपका मन है तो आगे लगे हैं लाइन में, ऐसा नहीं है। ये है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं पूरे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन सोच रहे हैं हम कल कर लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, टेंशन आप बिल्कुल ना लें। कल कर लो, मेरे राय तो यही है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आज थका हुआ हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं बैठा रहता। क्वेश्चन बढ़िया है, कल कर लेते हैं, ठीक है। कल बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 हो गए, बहुत हो गए। लेकिन डिस्कशन अच्छा हुआ आज। आज आप लोगों ने बढ़िया डिस्कशन किया, और ऐसे ही डिस्कशन करते रहें। ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने भूमि। दीपावली पर लगाएंगे टेस्ट, अभी नहीं, दीपावली पर लगाएंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल।